हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेम्परेचर्स एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम 3 पार्ट्स में करेंगे। तो पहले पार्ट में हम करेंगे हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। मैं हूं अजय चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबाला कैंट। पहले जान लेते हैं कि टेम्परेचर है क्या। क्या है कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, जिसको इंसोलेशन भी कहते हैं, जब एटमॉस्फेयर में आती है और अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर से वो इंटरेक्ट करेगी और हीट प्रोड्यूस करेगी, उसी हीट का जो मेजरमेंट है उसी को ही टेम्परेचर कहा जाता है। जब एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करेगी, होता क्या है, वहां से इंफ्रारेड जो आती है सूर्य से, उसको डायरेक्ट एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, केवल 14%। बाकी 51% या 51 यूनिट्स अर्थ सरफेस से इंटरेक्ट करेगी, तो अर्थ सरफेस को एब्जॉर्ब कर लेगा और बाद में टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में लॉन्ग वेव छोड़ेगा, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर लेंगे और गर्मी पैदा करेंगे। उसी गर्मी के मेजरमेंट को हम टेम्परेचर कहते हैं। तो टेम्परेचर को अगर डिफाइन करना पड़े तो क्या कहेंगे, किसी स्थान पर स्टैंडर्ड कंडीशन में, मानक अवस्था में, भूतल से लगभग 4 फुट ऊंची वायु की गर्मी को उस स्थान का तापमान कहेंगे। वहां पर क्या है, 4 फुट ऊंचे इसलिए लेते हैं कि एक इंसान की जो औसत हाइट है, जहां पे उसको डायरेक्ट इफेक्ट करता है टेम्परेचर, तो वो 4 फुट ली गई है, इसलिए हमने 4 फुट की ऊंचाई पे करते हैं। अगर हमें फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर का, उसको मेजर करना होगा तो फसल की ऊंचाई पर ही लेंगे ना, सेंसिबल टेम्परेचर उसके लिए नीचे होगा। पर मानव के लिए सेंसिबल टेम्परेचर 4 फुट एक हम औसतन मान लेते हैं, और वहां के जो भी उसका मेजरमेंट है, टेम्परेचर है, उसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहा जाएगा। जो हीट और टेम्परेचर, ये एक दूसरे से बड़े क्लोजली रिलेटेड है। हीट का मतलब टेम्परेचर नहीं है, ये ध्यान रखना। हीट एक एनर्जी है, थर्मल एनर्जी, और उसका मेजरमेंट, उसकी इंटेंसिटी को अगर मेजर करते हैं, वो टेम्परेचर है। ये मॉलिक्यूल्स के अंदर, जैसे कोई पदार्थ है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, उनमें लगातार मूवमेंट चलती रहती है, और वो काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट है काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी ज़्यादा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, वो है हीट। पर हम उसके जो एवरेज लेते हैं उसको कहेंगे टेम्परेचर। यानी कि मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं, हीट एक एनर्जी है जो गर्म पदार्थ से कम गर्म पदार्थ की तरफ फ्लो होती है, और टेम्परेचर उसका मेजरमेंट है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्केल है उसको कहते हैं सेल्सियस स्केल। इसके अलावा कुछ और स्केल भी हैं, जैसे कि फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल को यूज करते हैं जैसे डॉक्टर्स हमारा बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए। 98.6 हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, तो थर्मामीटर में फ़ारेनहाइट स्केल है। अगर फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस का अगर कंपैरिजन करके देखें, तो सेल्सियस स्केल में जो पानी जहाँ पे फ्रीज होता है उसको 0 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है, जबकि फ़ारेनहाइट स्केल में वो ही कहलाता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और पानी जो उबलता है उसको सेल्सियस स्केल में 100 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है, जबकि यही फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर हो जाएगा 212 फ़ारेनहाइट। तो इन दोनों के बीच में 180 यूनिट्स आ जाती हैं, और जबकि सेल्सियस में ये 100 हो जाती हैं। तो इनका अगर ये पता चल जाए तो हम एक फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं एक स्केल को दूसरे स्केल में। जैसे फ़ारेनहाइट कैलकुलेट करना है, 37 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है, तो फॉर्मूला है 1.8 मल्टीप्लाई सी, यानी सेल्सियस 37 प्लस 32, ये आ जाएगा 98.6, जो हमारा बॉडी का एवरेज टेम्परेचर है। इसी तरह से वाइस वर्सा उसको भी कन्वर्ट किया जा सकता है। दूसरा स्केल है केल्विन स्केल, जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसके अंदर ये केल्विन स्केल का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। यहाँ क्या है, एब्सोल्यूट जीरो को रिप्रेजेंट करता है। ये स्टार्ट होता है एब्सोल्यूट जीरो से, वो होगा -273 डिग्री सेल्सियस। एब्सोल्यूट जीरो वो होता है जिस पर किसी भी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो है वहाँ पर, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट होने लगेगा। तो एब्सोल्यूट जीरो का मतलब जहां उसके मॉलिक्यूल्स की एक्टिविटी फ्रीज हो गई, हैव लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी, किसी भी मॉलिक्यूल की कितनी कम से कम एनर्जी हो सकती है, वो एब्सोल्यूट जीरो है। अब इसको सेल्सियस स्केल से अगर कंपैरिजन करते हैं तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस वो बराबर होता है 0 डिग्री केल्विन के।
अब इसके बाद बराबर बराबर यूनिट बढ़ती रहेगी। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर हो जाएगा, 273 ऐड करेंगे, -273 में तो 0 हो जाएगा, इसमें 273 ऐड कर दो, बाकी सेम वो पैटर्न चलेगा, 273 हो गया। पानी बॉयल कब होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा, तो वो किस पे होगा, इसके अंदर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो इसमें 100 ऐड कर दिया, 370 डिग्री केल्विन। बाकी सारा का सारा सिस्टम सेम चलेगा, बस स्टार्टिंग का एक इशू है इसके अंदर। तो अब देखते हैं कि वायुमंडल गर्म या ठंडा किस मैकेनिज्म से होता है, कौन कौन सी प्रोसेस है वायुमंडल को गर्म करने में, तभी हम उसका टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो ये कुछ मेथड्स हैं, जैसे प्रत्यक्ष सूर्यताप के द्वारा संचालन विकिरण, जो आगे आने वाले स्लाइड्स के अंदर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्यक्ष सूर्यताप द्वारा वायुमंडल का गर्म होना। अभी भी बताया था कि जब सूरज से इंसोलेशन जो आ रही है वो शॉर्ट वेव्स है, शॉर्ट वेव्स को वायुमंडल एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और वो धरती से टकरा जाते हैं और फिर धरती गर्म होके फिर वो लॉन्ग वेव्स निकालता है, तो वायुमंडल उसको एब्जॉर्ब करेगा। परंतु ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं एब्जॉर्ब कर पाता। 14% वायुमंडल यानी कि 14 यूनिट वायुमंडल डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है सूर्य से आने वाली किरणों को, क्योंकि सूर्य से आने वाली किरणों में ऐसा नहीं है कि सारी की सारी शॉर्ट वेव्स है, उसमें लॉन्ग वेव्स भी है। जैसे इंफ्रारेड सूर्य से भी आ रही है, उस इंफ्रारेड को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो कि ओजोन लेयर 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो थोड़ा सा तापमान बढ़ जाता है। तो ये 14 यूनिट्स वायुमंडल डायरेक्ट एब्जॉर्ब करता है। इसकी 50% इसका लगभग 7 यूनिट होगी ना, 7 यूनिट अपर एटमॉस्फेयर करेगा और 7 यूनिट लोअर एटमॉस्फेयर करेगा। तो ये बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो वायुमंडल डायरेक्ट सूर्य से गर्म नहीं होता है, केवल 7 यूनिट्स ही होगा लोअर एटमॉस्फेयर में। तो और इसके अलावा कौन सी विधियां हैं देखते हैं। एक है संचालन, कंडक्शन। कंडक्शन को हम रोजमर्रा घर में हम फील करते हैं। जैसे अगर गैस के ऊपर कोई हमने एक पैन चढ़ाया हुआ है, अगर पैन के पीछे प्लास्टिक का हैंडल नहीं है तो पता चलेगा वो भी हैंडल भी गर्म हो गया, वो कंडक्शन से होता है। कंडक्शन में कैसे है, ये एक मेटल की छड़ है, यहाँ से हम इसको गर्म कर रहे हैं, यहाँ के मॉलिक्यूल गर्म हो गए, ये अपनी एनर्जी अगले मॉलिक्यूल को पास ऑन कर देगा, ये मॉलिक्यूल आगे पास ऑन कर देगा, ये मॉलिक्यूल आगे, और इस तरह से जहां पर हाथ है वहां पे डायरेक्ट तो गर्म हो नहीं रहा, पर फिर भी ये इस तरह से वो अपने हीट को फील करेगा वहां पर। तो इस तरह से एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ जब एनर्जी पास ऑन होती है तो ये मेथड होगा कंडक्शन। तो कंडक्शन कब होगा, जब एक जगह टेम्परेचर हाई होगा और दूसरी तरफ लो होगा, तो हाई से लो की तरफ चलेगा। जितना हाई और लो में जितना डिफरेंस होगा उतना स्पीड से चलेगा, और बीच में वो कंडक्टर भी होना चाहिए, गुड कंडक्टर होना चाहिए, ताकि मॉलिक्यूल वहां तक आगे पास ऑन कर दे। अगर ये बैड कंडक्टर है, अगर हम पेन पे, घर में पेन है उसके ऊपर प्लास्टिक का हैंडल लगा लेते हैं तो वो गर्म नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि प्लास्टिक का जो हैंडल है वो बैड कंडक्टर है, वो आगे ट्रांसमिट नहीं करेगा हीट को। तो इसी तरह से वो गुड कंडक्टर होना चाहिए, दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस है तो फ्लो ज़्यादा होना चाहिए, और लगातार इसको एक सोर्स मिलना चाहिए। और सोर्स से अगर कट हो गया फिर तो हीट का कंडक्शन करेगा नहीं। एक और बात है कि जब तक दोनों का टेम्परेचर में डिफरेंस है तभी तक करेगा, जैसे ही उसका जो टेम्परेचर इसके बराबर हो जाएगा तो उसके बाद कंडक्शन नहीं होगा। अब इसको एटमॉस्फेयर में देखते हैं, एटमॉस्फेयर में क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। वायु है और ये पूरा जैसे अर्थ गर्म हो गई, अब अर्थ गर्म होगी तो अर्थ के जो कांटेक्ट में वायु है अब ये उसको गर्म करने लग जाता है नीचे से। ये केवल बहुत ही थोड़ी सी मोटाई तक ही वायुमंडल को गर्म करेगा, जो एयर धरती के डायरेक्ट कांटेक्ट में है केवल वही गर्म होगी। और एयर क्या है, बैड कंडक्टर है ऊष्मा की। जैसे थर्मस के अंदर, थर्मस में होता क्या है, डबल लेयर वो बॉटल होती है, बीच में उसमें या तो वैक्यूम किया होता है या अगर एयर भी है तो वो एयर क्या ट्रांसफर नहीं करेगी उसको इधर से उधर दूसरी तरफ को। कोई माध्यम में ऐसा नहीं है कि वो गुड कंडक्टर है, वो बैड कंडक्टर है, तो वो ज़्यादा ट्रांसफर नहीं करेगी हीट को। इसी तरह से यहाँ देखें, ये एयर नीचे से गर्म हो जाएगी, गर्म होने के बाद ये ऊपर वाली लेयर को गर्म नहीं करेगी,
क्योंकि ये बैड कंडक्टर है, खुद गर्म हो जाएगी पर ऊपर मॉलिक्यूल्स इसके ट्रांसफर नहीं करेंगे हीट को। जैसे ये पोर्शन पर इतने के समझने की कोशिश करें, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो जो एयर सरफेस के कांटेक्ट में है केवल वही गर्म होगी, और इसे अपर एटमॉस्फेयर या मिडल एटमॉस्फेयर गर्म नहीं होगा, केवल लोअर लेयर ही गर्म होगी। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है वायुमंडल को गर्म करने में। दूसरी बात है, अर्थ सरफेस और एयर के बीच में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है कि बड़ी तेज़ी से फ्लो है, थोड़ा ही टेम्परेचर डिफरेंस होता है, तो बड़ी मंद गति से यहाँ पे हीट का ट्रांसफर होगा। तो वायुमंडल को गर्म करने में ये विधि ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। अब देखते हैं रेडिएशन। रेडिएशन जैसे सन से जो एनर्जी आ रही है अर्थ तक, वो रेडिएशन के माध्यम से ही आ रही है। तो इसमें क्या है, सोर्स से टारगेट तक डायरेक्ट एनर्जी जा रही है, और वो थर्मल हीट जो थर्मल वेव्स के बीच में या हीट वेव्स के रूप में है, तरंग के रूप में जा रही है। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं है, बीच में वैक्यूम है, यहाँ पे कोई माध्यम नहीं है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। अगर माध्यम हो भी तो भी वो माध्यम इफेक्ट नहीं रहेगा, जो टारगेट है डायरेक्ट वही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। तो जितनी भी सन से एनर्जी आ रही है वो सारी की सारी रेडिएशन है, और अर्थ गर्म होकर ये एब्जॉर्ब करेगी। गर्म होने के बाद ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भेजेगी जो कि लॉन्ग वेव्स है। इस डायग्राम में देखें, सन से जो एनर्जी आ रही है गामा रेज, एक्स रेज, वो तो बहुत आइनोस्फीयर में ही एब्जॉर्ब हो जाएगी। बेसिकली जो एनर्जी आ रही है अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड। माइक्रोवेव आती है पर माइक्रोवेव में बहुत कम एनर्जी होती है, तो इन तीन को ही कंसीडर करते हैं। अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्ब हो जाती है ओजोन में। अब बची विजिबल, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड से डायरेक्ट वायुमंडल गर्म हो जाता है 14 यूनिट या 7 यूनिट। बाकी बची विजिबल, जिसको वायुमंडल को भेदती हुई धरती के सरफेस तक आएगी। धरती का सरफेस उसको एब्जॉर्ब करेगा, वो फिर इमिट करेगा रेडिएशन, किसमें, लॉन्ग वेव्स में। लॉन्ग वेव्स कौन सी होगी, वो इंफ्रारेड, थर्मल इंफ्रारेड में इमिट करेगा रेडिएशन के रूप में। और उसका टारगेट उसको कौन ग्रहण करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, जिनको ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं, और वायुमंडल को गर्म करेंगे। तो ये मेथड, रेडिएशन मेथड, वायुमंडल को गर्म करने में एक इफेक्टिव रोल करता है। इसके कुछ और हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेना जरूरी है कि सभी ऑब्जेक्ट, चाहे वो गर्म है चाहे ठंडी, रेडिएशन को इमिट करती है। तो इसमें एक रूल है कि जो -273 डिग्री सेल्सियस से जितना टेम्परेचर ऊपर है ना, एब्सोल्यूट जीरो, वो सारी की सारी एनर्जी को रेडिएट करती है। तो अर्थ चाहे कितनी ठंडी क्यों ना हो, रात में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इमिट नहीं कर रही, 24 घंटे अर्थ एनर्जी को इमिट करते रहती है। हॉटर ऑब्जेक्ट रेडिएट मोर एनर्जी पर यूनिट एरिया देन कोल्डर। तो जाहिर है जो ज़्यादा गर्म है वो ज़्यादा एनर्जी को रेडिएट करेगा, जो कम गर्म है कम एनर्जी को रेडिएट करेगा। टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइन द वेवलेंथ। टेम्परेचर उस बॉडी का डिटरमाइन करेगा कि किस वेवलेंथ की ऊर्जा को, एनर्जी को रेडिएट करेगा। जैसे सन बहुत ज़्यादा गर्म है, 6000 डिग्री केल्विन वहाँ का टेम्परेचर है, तो वो क्या है, शॉर्ट वेव्स को इमिट करता है, ज़्यादातर शॉर्ट वेव्स को इमिट करेगा। अर्थ कम टेम्परेचर है और इसलिए ये लॉन्ग वेव्स को इमिट करेगी, यानी कि एक तरह से उल्टा रिलेशन है। हॉटर द ऑब्जेक्ट, शॉर्टर इज द वेवलेंथ। ज्यादा गर्म अब ऑब्जेक्ट है तो छोटी वेवलेंथ को करेगा, अगर कम गर्म है तो लंबी वेवलेंथ को करेगा। यही वजह है सूरज से आती है शॉर्ट वेव्स और अर्थ इमिट करेगा लॉन्ग वेव्स, जिन लॉन्ग वेव्स को एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेगा। इस पर एक क्रिस्चॉफ लॉ है, जो थोड़ा सा स्टूडेंट्स और डिटेल में जाना चाहते हैं वो क्रिस्चॉफ लॉ को पढ़ें इसके रिगार्डिंग। इंसोलेशन रीचेज द अर्थ सरफेस इन शॉर्टर वेव। तो इंसोलेशन जैसे अभी बताया था शॉर्टर वेव में जाती है और अर्थ से रेडिएट होती है लॉन्ग वेव में, क्रिस्चॉफ लॉ के अनुसार। और इसी लॉन्ग वेव्स को वायुमंडल ग्रहण कर लेगा, गर्म हो जाएगा। तो रेडिएशन एक बड़ा इफेक्टिव मेथड है हमारे वायुमंडल को गर्म करने में, इफेक्टिव एंड फास्ट भी। एक और मेथड है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या है, जो मास है, जो सब्सटेंस है, वो खुद मूव करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस को तक एनर्जी को ले जाने के लिए। जैसे एक ये तीनों विधियों का एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे हाथ में ये पेन है और मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, 4-5 रो स्टूडेंट्स की है।
मुझे ये पेन लास्ट वाली रो में बैठे स्टूडेंट तक पहुंचाना है, तो कौन कौन से मेथड हो सकते हैं? एक तो ये है कि मैं आगे फ्रंट रो में एक स्टूडेंट को दे दूं, वो पास ऑन कर दे पीछे, वो पीछे पास ऑन कर दे, तो ये विधि क्या होगी? कंडक्शन विधि। दूसरी विधि हो सकती है कि मैं डायरेक्ट फेंक दूं उस बच्चे के पास, वो कैच कर ले, ये विधि होगी रेडिएशन विधि। तीसरी विधि है कि मैं खुद जाऊं और उसको हैंड ओवर कर दूं, ये तो ये होगी कन्वेक्शन। इसमें जो मास है, सब्सटेंस है, वो खुद मूव करता है और एनर्जी को ले जाता है। होता क्या है इसके अंदर कि जो अर्थ सरफेस से रिलेट के पास जो हवा है वो गर्म होती है, चाहे वो रेडिएशन मेथड से गर्म हो रही है, चाहे वो कंडक्शन से, जो अभी हमने दोनों पढ़ी है। वो गर्म होने के बाद वो क्या एक्सपेंड होती है, गर्म होने पे चीजें एक्सपेंड होगी, ये एक्सपेंड हो गए अभी इसके अंदर। एक्सपेंड होने से क्या है, इस जो एयर का वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी घट गई, डेंसिटी घट गई तो वो हल्की होगी, हल्की होगी तो वो ऊपर की तरफ उठेगी, और जो उसके अंदर एनर्जी थी वो अपर एटमॉस्फेयर तक चली गई। तो इस तरह से ये हीट ट्रांसफर हो रही है। अब यहाँ पे जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, तो वैक्यूम क्रिएट क्या हुआ, आसपास की ठंडी हवा, जो भारी हवा है जिसकी ज्यादा डेंसिटी है, वो उसकी जगह पर आ जाएगी, फिर वो गर्म होगी और इस तरह से एक साइकिल बन जाएगा। इनको कहते हैं कन्वेक्शन करंट्स। तो यहां पर ये ऊपर उठती है और जो ठंडी हवा होगी वो साइड से होके नीचे की तरफ आ जाएगी। जो ये पोर्शन है जो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, इसको कहते हैं एडवेक्शन, और जो नीचे से ऊपर उठ रही है, एक कॉलम हवा का ऊपर उठ रहा है, उसको कहते हैं कन्वेक्शन। तो ये बड़ा इफेक्टिव है अपर एटमॉस्फेयर को गर्म करने में। अब है संपीड़न, कंप्रेशन। जैसे नीचे से हवा ऊपर उठी, नीचे तो डेंसिटी क्या है, नीचे डेंसिटी ज्यादा है, जैसे ऊपर उठी तो ये फैल गई। अब जितनी इसमें थे गर्मी थी वो क्या ज्यादा बड़े एरिया में होगी, तो पर यूनिट जो एनर्जी है वो वहां पर कम है, तो इस तरह से हम कहते हैं वो ठंडी हो गई, वहां पे कूलिंग। इस तरह से जो अगर कूलिंग होती है उसको कहते हैं एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज, एडियाबेटिक कूलिंग और एडियाबेटिक हीटिंग। तो ये रुद्धोष्म ताप परिवर्तन, कि इसके अंदर हमने एनर्जी दी नहीं है या ली नहीं है, फिर भी उसकी एनर्जी, उसमें गर्मी या सर्दी का फर्क पड़ गया, गर्म या ठंडी हो गई, तो उसको कहेंगे रुद्धोष्म ताप परिवर्तन, एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज। अगर इसका रिवर्स कर दें, यहाँ पे प्रेशर घट रहा था, अगर कोई हवा ऊपर से नीचे उतर रही है तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और ये एक जो एक्सपेंडेड थी इतने बड़े में थी, ये सिकुड़ गई, कंप्रेस हो गई, भिज गई। तो इतनी सारी जो ये कण थे एनर्जी के, वो क्या हो गए, थोड़े से एरिया में इकट्ठे हो गए, तो पर यूनिट एनर्जी ज्यादा होगी तो ये गर्म होगी। तो ऊपर से नीचे हुई उतरती वायु कंप्रेशन की वजह से, प्रेशर बढ़ने की वजह से गर्म हो जाती है, और नीचे से उठती हुई वायु ठंडी हो जाती है। तो वैलीज के अंदर खासतौर पे देखें, जब वैलीज हिल से वैलीज की तरफ फ्लो करेगी, जब वैलीज में जाएगी तो इस प्रोसेस से वो गर्म होने लगती है। देखते हैं गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है, जब एक सब्सटेंस अपनी फॉर्म को चेंज करता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब चेंज हो जाएगा, या उसको चेंजिंग फेज कहा जाता है, तो उसमें जो एनर्जी यूज होती है उसको लेटेंट हीट कहते हैं। जैसे बर्फ से पानी बनता है या पानी से वाष्प बनते हैं, तो उसमें जो एनर्जी यूज होगी उसको लेटेंट हीट कहा जाता है। एक एग्जांपल से समझो, पानी है, इसको हमने उबाल दिया 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये उबल गया। अब उबलने के बाद थोड़ा और इसको गर्म करते हैं और एनर्जी देते हैं, तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ये पानी लिक्विड है, वाटर वेपर गैस है। अगर हम उसको एनर्जी उसकी मेजर, उसका टेम्परेचर मेजर करें, तो इसका टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस है ही, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा। जब वो भी 100 डिग्री सेल्सियस है, तो फिर वो एनर्जी गई कहाँ, इतनी सारी दी हमने। अब वो गुप्त रूप में उसमें प्रेजेंट है, वो दिखाई नहीं, महसूस नहीं होती, क्योंकि इसका भी टेम्परेचर 100 है, उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री है, तो जो हीट उसके अंदर चली गई उसी को कहेंगे लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। तो देखें, जब पानी को और उसको वाटर वेपर बनाना है तो 540 कैलोरीज की और एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है।
जब यहाँ पर 0 से 100 डिग्री पहुंचा रहे हैं तो 100 कैलोरीज करे गर्म और इसके करे 540, तो कितनी ज़्यादा एनर्जी। स्टीम के अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है, तभी तो स्टीम जब बर्न करती है बहुत ज़्यादा बर्न कर जाती है, बताएगी उबलता हुआ पानी, क्योंकि ज़्यादा उसके अंदर हीट है, परंतु वो थर्मामीटर में पकड़ में नहीं आती क्योंकि गुप्त रूप में है, उसका टेम्परेचर सेम है। तो जब ये पानी की, जब ये जल वाष्प कंडेंसेशन की प्रक्रिया से कंडेंस होगा और फिर से ये जल बन जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएगी, और जैसे ऊपर जाते हैं ठंडी होगी तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स होगी, उसको कहेंगे कंडेंसेशन। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल के सामने, क्यों कोल्ड ड्रिंक ठंडी है तो बाहर से मॉइस्चर जम के बूंद बन जाती है, तो अपर एटमॉस्फेयर में ऐसे ही होता है, जब वो एयर जाती है ऊपर फैलती है तो उसकी कूलिंग हो जाती है, पर यूनिट एनर्जी कम बनती है तो कूलिंग होगी, कूलिंग होने से उसकी कंडेंसेशन प्रोसेस हो जाएगी, यानी कि वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो जब ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं तो ये 540 कैलोरीज जो एक्स्ट्रा थी वो रिमूव हो जाएगी, अब वो एटमॉस्फेयर के अंदर आ गई। इसलिए बारिश होने से पहले टेम्परेचर बढ़ जाता है एकदम से, तो उस बढ़ी हुई गर्मी को देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि बारिश होने की संभावना है। तो बड़े बूढ़े जो एक्सपीरियंस है, जिनकी ऑब्जर्वेशन है कई सालों की, वो उस गर्मी को देखकर लगा लेंगे कि बादल है और एकदम से वहाँ पे गर्मी हो गई तो कहते हैं भी बारिश हो सकती है, वो लेटेंट हीट रिमूव होती है इतनी मात्रा में, उसी की वजह से है। जब सॉलिड से पानी में जब चेंज होता है उसको कहते हैं मेल्टिंग, पानी से वाटर वेपर में चेंज होता है उसको कहेंगे इवेपोरेशन, जब पानी से वाटर में चेंज होगा उसको कहेंगे कंडेंसेशन, जब पानी से आइस में चेंज होगा उसको कहेंगे फ्रीजिंग। परंतु ये भी हो सकता है सॉलिड से सीधा गैस, गैस से सीधा सॉलिड में चेंज हो जाए तो इसको कहते हैं सब्लिमेशन। इस तरह भी हो सकता है वाटर वेपर डायरेक्ट आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाए, सब्लिमेशन। तो उसमें देखें 540 कैलोरीज ये थी, 80 कैलोरीज ये, तो एक समय इतनी ज़्यादा कैलोरीज उसमें निकलेंगी। तो ये सब जो प्रोसेस है उसको स्टडी करने के बाद अब कुछ MCQs हैं, अब इनको देख लें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्या ये इजीली कर पाओगे या नहीं। Which of the following is the fastest process of the heat transfer? हीट ट्रांसफर की फास्टेस्ट प्रोसेस कौन सी है। जैसे कंडक्शन, मैंने बताया था ना ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, स्लो है, क्योंकि दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस कम है। कन्वेक्शन है जहाँ खुद वो एक मास ऊपर जाता है और अपर एटमॉस्फेयर को गर्म करेगा। रेडिएशन, इंसोलेशन, इंसोलेशन तो केवल जब आ रही है तो कितना 14% ही, और लोअर एटमॉस्फेयर 7 यूनिट ही गर्म करेगा। तो इस तरह से एक रेडिएशन मेथड बताया था। तो इनमें से कौन सा बेहतर है, ज़्यादा इफेक्टिव है, वो बताना है। फास्ट कौन सा है। फैक्टर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द हीट कंडक्टेड थ्रू ए मेटल रोड। एक मेटल रोड है, उससे एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन से हीट कंडक्ट होती है, तो उसमें कौन से फैक्टर उसको फेवर करते हैं। क्या टाइम ऑफ फ्लो ऑफ हीट, जितने समय ज़्यादा तक फ्लो होता रहेगा तो उतनी ज़्यादा गर्मी जाएगी, ठीक सही लग रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक पतला सा अगर कोई छड़ है, क्या वो ज़्यादा हीट को ट्रांसफर करेगी या एक मोटी छड़ है वो ज़्यादा करेगी, ये देखना पड़ेगा। टेम्परेचर ग्रेडियंट, दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे कम है तो ज़्यादा होगा, या एक जगह 100 डिग्री है एक जगह 90 डिग्री सेल्सियस है तब ज़्यादा होगा, या ये सारे के सारे ठीक है। इसमें एक से सही आंसर को पिक करो। स्पेसिफिक हीट क्या है। स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस इज इन द सॉलिड स्टेट, क्या ऐसा जिसपे वो सॉलिड स्टेट में हो। द एनर्जी नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, क्या 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ये जो अगला हम टॉपिक करेंगे उसके अंदर भी डिटेल से आएगा, और जो पहले भी हमने किए हैं जैसे फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट, तो उसके अंदर क्या था, हमने देखा था जो पानी है वो देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। लैंड जल्दी गर्म, यानी कि जो भूमि है, रेत है, जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडी हो जाएगी। उसकी बहुत कई वजह थी, 4 उसकी मेजर विधि थी, उनमें एक था स्पेसिफिक हीट, कि पानी की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है और रेत की स्पेसिफिक हीट कम है। तो वो स्पेसिफिक हीट क्या है, वही ये क्वेश्चन है।
द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितनी हीट है, क्या वो स्पेसिफिक हीट है। द हीट नीड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 गैलन ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 गैलन वाटर को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है या 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस तक है, तो ये देखना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, इनमें से कौन से ऐसे वो हीट के ट्रांसफर के मेथड हैं जिसमें माध्यम की जरूरत नहीं है। कंडक्शन जो रोड में होती है, कन्वेक्शन जहां खुद एयर गर्म होकर ऊपर उठ रही थी, रेडिएशन जो सन से अर्थ की तरफ आ रही है, या ये सभी के सभी हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज हीट ट्रांसफर डायरेक्टली फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ किस मेथड से यहां पर जाती है। एक मॉलिक्यूल दूसरे, दूसरा तीसरे को करता है, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसमें एक तो कंडक्शन है, कन्वेक्शन, रेडिएशन या ऑल ऑफ द अबव। व्हेन अ सॉलिड, लिक्विड और गैस चेंज फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर, कहते हैं एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में, तो उसमें क्या कहते हैं, उसको मेल्टिंग कहेंगे, एंथैल्पी कहेंगे या फेज चेंज कहेंगे, सब्लिमेशन। मैंने अभी वो वर्ड यूज भी किया था, उसको क्या कहेंगे दोबारा वीडियो सुन लेना। चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू गैस, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना। एक तो मेथड है सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में होना। जैसे जो ड्राई आइस होती है, ड्राई आइस वो डायरेक्ट सॉलिड से, वो तो सॉलिड है और डायरेक्ट वो गैस में होती है, उसमें लिक्विड नहीं बनता। ड्राई आइस होती है, बहुत ही कम टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड जमी हुई होती है। इसी तरह से जो हम कपूर की गोलियां, नेफ्थलीन के गोलियां रखते हैं कपड़ों में, उसमें लिक्विड नहीं बनता, वो डायरेक्ट उसके सॉलिड है, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर बनते हैं। तो ऐसी प्रोसेस है, या डायरेक्ट गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती हैं ऐसे। तो इवेपरेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन या डिपोजिशन, ये भी मैंने अभी वर्ड यूज किया था, उसको भी देखना। द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर चेंजिंग टू लिक्विड स्टेट, वाटर वेपर लिक्विड स्टेट में जाते हैं, वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सब्लिमेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, ड्यू। ये भी अभी लेक्चर में वर्ड यूज हुआ था। नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होगा। ये किस वजह से होगा, द एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जो ऊपर की एयर है वो केवल अर्थ सरफेस से ही गर्म होती है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ठंड बढ़ेगी। देयर इज मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर, अपर एटमॉस्फेयर में ज्यादा मॉइस्चर है। एयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर, अपर एटमॉस्फेयर में एयर लेस डेंस है। क्या पहला ठीक है, दूसरा तीसरा, या पहला और तीसरा ही ठीक है, या पहला दूसरा तीसरा? बड़ा इजी सा है, ये पहले भी हमने किया था और आई थिंक ये नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इसको कवर करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक एनर्जी, कि एटमॉस्फेरिक एनर्जी, एटमॉस्फेयर गर्म होता है, उसके लिए सोर्स क्या है? इंफ्रारेड रेडिएशन इमिटेड डाउनवर्ड्स फ्रॉम द क्लाउड, क्लाउड से इंफ्रारेड एनर्जी नीचे की तरफ वो इमिट होगी। क्या क्लाउड्स इमिट करता है, पहले तो यही देख लो। और इमिट करता है तो क्या इंफ्रारेड को इमिट करता है और डाउनवर्ड इमिट करता है, क्या उससे गर्म हो रही है? ठीक है, इसमें कई चीजें हैं। विजिबल रेडिएशन स्कैटर अपवर्ड इनटू स्पेस, जो विजिबल रेडिएशन है वो ऊपर कई बार क्या स्कैटर हो जाती है। स्कैटरिंग का मतलब है जैसे जो ऊपर गैस के कण, धूली कण है, कोई ऊपर से किरण आई तो एक अनियमित रिफ्लेक्शन होगा, एक यहाँ पे टकरा के चलेगी, जैसे दूसरी कोई किरण आई वो यहाँ टकरा के चलेगी, कोई तीसरी रेडिएशन आ रही है वो टकरा के इस तरफ चलेगी, कोई चौथी रेडिएशन आ रही है टकरा के इस तरफ चलेगी। तो चारों तरफ को ये स्कैटरिंग हो जाती है। जो नीले रंग की स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए अपर जो एटमॉस्फेयर है उसमें नीले रंग की ज़्यादा स्कैटरिंग होने की वजह से स्काई हमें नीला दिखाई देता है। तो क्या वो स्कैटरिंग की वजह से एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है? या लेटेंट हीट रिलीज,
ये लेटेंट हीट की वजह से रिलीज हो रहा है कि जैसे यहाँ पर जो बहुत सारी कन्वेक्शन जा रहे हैं तो कन्वेक्शन करंट जा रहे हैं, ऊपर जाके कूल डाउन होंगे और वहाँ पर वो लेटेंट हीट को रिलीज करेंगे। एल्बिडो ऑफ द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर, एल्बिडो पता ही होगा कि जो सन रेज आ रही हैं जो टकरा के जो एनर्जी वापस चली गई, गुम होगी, स्पेस में चली गई, जो 35 यूनिट्स होती है परसेंट, उसको एल्बिडो कहते हैं, या उसकी वजह से गर्म हो रहा है। तो इसमें से ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा है उसको देखना। अब लॉन्ग क्वेश्चन क्या बनता है इसके अंदर, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ हीटिंग, डिफरेंट प्रोसेस ऑफ हीटिंग कौन कौन सी है इसको देखें, और कूलिंग का एटमॉस्फेयर में, और डिस्क्राइब विद सुटेबल डायग्राम, उसको सुटेबल डायग्राम से डिस्क्राइब करना है। तो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें, जो भी आप कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हो उसका डायग्राम जहाँ तक पॉसिबल है वो जरूर बनाएं। मैप्स एंड डायग्राम बहुत जरूरी है बनाना क्वेश्चन में, तो इसके डायग्राम्स कई सारे हर प्रोसेस में बन सकते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करें, उन्हें बनाएं। तो आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।